the time comes when we shall redeem our pledge. लेकिन सिर्फ राजनीतिक दलों की मानसिकता में परिवर्तन ही काफी नहीं है, लोगों के सोच में भी बदलाव जरूरी है। नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और प्रभा साक्षी के इस खास कार्यक्रम में एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद हैं। दिल्ली का मशहूर किला जिसने अपने हर दरवाजे, हर दीवार, हर मेहराब, हर मीनार पर इतिहास को संजोया हुआ है, जिसकी बुनियाद में आज भी हिंदुस्तान के मजदूरों के खून पसीने घुले मिले हैं, जिसकी प्राचीर से देश के सुल्तान का संबोधन होता है, जहाँ की ईंट ईंट सैलानियों को ललचाती है और नेताओं में सत्ता का ख्वाब भी जगाती है। बीते 74 बरस में बार बार हर प्रधानमंत्री ने लाल किले से समूचे देश को सपना दिखाया, समूची दुनिया में इस बात का संदेश दिया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश को पूर्ण आजादी मिलने पर 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को ऐतिहासिक भाषण दिया था। इस भाषण का शीर्षक था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, यानी भाग्य के साथ वादा। वर्षों पहले हमने नियति के मिलने का एक वचन दिया और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं, पूरी तरह से ना सही पर बहुत हद तक तो निभाएं। आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। एक ऐसा क्षण जो इतिहास में एक बार ही आता है, जिसके बाद से हिंदुस्तान का वक्त बदलता रहा और उस वक्त की गवाही देता रहा लाल किला। लेकिन आज आजाद भारत की उंगली पकड़कर आपको इतिहास की उन गलियों में लिए चलते हैं जहां लाल किला एक ख्वाब जैसा था। कहानी लाल किला की। दिल्ली में पहला किला 11वीं शताब्दी के दौरान तोमर वंश के राजा अनंगपाल द्वारा बनवाया गया था। महाराज अनंगपाल तोमर और कोई नहीं बल्कि महाभारत के अभिमन्यु के वंशज तथा महाराजा पृथ्वीराज चौहान के नाना थे। इस किले को लाल कोट के नाम से जाना जाता था। किले की सुरक्षा के बुर्ज और गेट बनवाए गए, जिनके नाम गजनी गेट और सोहन गेट, रंजीत गेट थे। एएसआई के अनुसंधान के दौरान इन दरवाजों का पता चला था। बाद में पृथ्वीराज चौहान ने इसे फिर से बनवाया। लाल कोट से 24 किलोमीटर की दूरी पर मुगल बादशाह शाहजहां ने लाल किले का निर्माण करवाया। मुगल बादशाह शाहजहां उन दिनों आगरा से अपनी सल्तनत चला रहे थे, लेकिन आगरा के गर्म मौसम और सैनिकों के किले में कमी को देखकर उन्हें लगा कि दिल्ली से राज चलाया जाए। इसलिए 1618 ईस्वी में इस किले की पहली ईंट रखी गई। इस लाल किले की बुनियाद खड़ी करने में ही 21 साल लग गए और फिर लाल किला बनने में लगे पूरे 9 साल। 1639 से 1648 तक चला था लाल किले के निर्माण का कार्य। करीब 1.5 किलोमीटर के दायरे में फैले इस भुजाकार इमारत में आने के 2 रास्ते रखे गए, लाहौरी गेट और दिल्ली गेट। दिल्ली फतेह दिवस। इतिहास गवाह है कि दिल्ली के लाल किले पर हमेशा मुस्लिम शासकों ने राज किया था, लेकिन सन 1783 में ऐसा पहली बार हुआ जब सिख सेना ने मुगल बादशाह शाह आलम को घुटनों पर ला दिया और लाल किले पर केसरी निशान साहिब झंडा लहराया। सिख पंथ के महान योद्धा बाबा बघेल सिंह, बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया और जस्सा सिंह आहलूवालिया द्वारा 1783 में लाल किले पर केसरी निशान फहराकर मुगल राज की तख्ता पलट की कोशिश की गई। इतिहास के जानकारों के अनुसार बाबा बघेल सिंह सेना में उस वक्त 12,000 से भी अधिक घुड़सवार सैनिक शामिल थे। सिख इतिहास के अनुसार 1783 की शुरुआत में सिखों ने किलाए मुअल्ला लाल किले पर कब्जे की रणनीति बनाकर हजारों सैनिकों के साथ दिल्ली कूच किया। इतिहास की कई किताबों में उल्लेखित है कि शाहजहां ने लाल किले को 2 नाम दिए, किलाए मुअल्ला और किलाए मुबारक। किला बाहर से लाल दिखता था, इसलिए आम लोगों ने इसे लाल किला बोलना शुरू कर दिया। औरंगजेब के जमाने से ही हिंदुओं और सिखों के धर्म परिवर्तन कराने की रवायत चल पड़ी। सिखों के बहादुर योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर को 740 सिखों के साथ मौत के घाट उतारने का फरमान सुनाया गया।
सिखों पर अत्याचार के बाद बाबा बघेल सिंह की अगुवाई में जत्थेदार जस्सा सिंह आहलूवालिया और जस्सा सिंह रामगढ़िया ने मुगलों पर आक्रमण कर दिया। यूं तो यह तीनों अलग अलग क्षेत्र से थे, इसलिए 3 रास्तों से आकर यह तीनों एक हो गए और दिल्ली के आसपास के इलाके जीतने के बाद सिख योद्धाओं की सेना 11 मार्च को लाहौरी गेट और मीना बाजार को पार करते हुए लाल किले के दीवाने आम पहुंच गई। वहां कब्जा कर लिया। दीवाने आम पर कब्जा करने के बाद सिख सेना ने लाल किले के मुख्य द्वार पर खालसा पंथ का केसरी निशान साहिब फहराया। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था जब सिख सेना ने लाल किले पर कब्जा किया था। इसके बाद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की ओर से सिख सेना से समझौता कर उन्हें 3 लाख रुपए नजराना पेश किया गया। कोतवाली क्षेत्र के सिखों की संपत्ति रहने दिया गया और बघेल सिंह को सिख इतिहास से संबंधित स्थानों पर गुरुद्वारा बनाने की अनुमति दी गई। ब्रिटिश राज में लाल किला। अंग्रेजों ने लाल किले को एक राजमहल में आर्मी छावनी में तब्दील कर दिया। दीवाने आम को सैनिकों के लिए अस्पताल में बदल दिया गया और दीवाने खास को एक आवासीय भवन में तब्दील कर दिया गया। भारत की आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। साल 2003 के दिसंबर तक लाल किले को भारतीय सेना के कैंप के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। बाद में इसकी देखरेख का जिम्मा भारतीय पुरातत्व विभाग के पास आ गया। लाल किले में मुकदमा। बहादुर शाह जफर पर यही मुकदमा भी चला था। यहीं पर नवंबर 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी के 3 अफसरों का कोर्ट मार्शल किया गया। हिंदुस्तान की तारीख में लाल किला ट्रायल का अपना ही अलग स्थान है। लाल किला ट्रायल के नाम से प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज के ऐतिहासिक मुकदमे के दौरान उठे नारे लाल किले से आई आवाज, सहगल दिल्लन शहनवाज ने उस समय हिंदुस्तान की आज़ादी के हक के लिए लड़ रहे लाखों नौजवानों को एक सूत्र में बांध दिया था। वहीं महात्मा गांधी की हत्या के आरोप का मुकदमा नाथूराम गोडसे पर लाल किले में ही चला था और न्यायाधीश आत्मचरण की अदालत ने नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई थी। क्या इतिहास को दोहराया गया है? गणतंत्र दिवस के लाल किले की प्राचीर, जहां हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं, वहां धार्मिक झंडा लगा दिया गया, जिसके बाद से इसको लेकर तरह तरह के दावे किए गए। आज आपको सिखों के पवित्र झंडे निशान साहिब के बारे में भी बताते हैं। निशान साहिब का मतलब ऊंची पताका या ऊंचा झंडा। सिख धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसे सिख धर्म का धार्मिक झंडा कहा जाता है। गुरुद्वारे और सिखों के धार्मिक आयोजनों में निशान साहिब नजर आता है। हर साल बैसाखी के मौके पर पुराने झंडे को गुरुद्वारे से उतारकर नया निशान साहिब फहराया जाता है। गुरुद्वारे में इसे ऊंचाई पर फहराया जाता है। यह झंडा रेशम के कपड़ों का बना होता है, जिसके सिरे पर रेशम की एक लटकन लगी होती है। निशान साहिब या खालसा पंथ का झंडा अमूमन केसरिया रंग का होता है, लेकिन निहंगों के गुरुद्वारे में इसका रंग नीला होता है। माना जाता है कि सन 1609 में पहली बार गुरु गोविंद सिंह जी ने अकाल तख्त पर केसरिया निशान साहिब फहराया था। गुरुद्वारे से लेकर सिख रेजिमेंट तक इस झंडे के केंद्र में तलवार का चिन्ह होता है। इसके बारे में मान्यता है कि यह अच्छाई को बुराई से अलग करती है। एक चक्र होता है जिसे ईश्वर का प्रतीक माना जाता है। निशान साहिब को सिख समुदाय के ध्वज के रूप में जाना जाता है। यह भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के हर एक गुरुद्वारे में दिख जाएगा। जब भी सिख रेजिमेंट की कोई टुकड़ी मूव करती है तो वह इन गुरुद्वारों में ऐसे ही ध्वजों के साथ जाते हैं। सिख रेजिमेंट और सिख लाइफ इन्फेंट्री की वार क्राई जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल को भी गुरु गोविंद सिंह के एक भजन से लिया गया है। सिख रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है, निश्चय कर अपनी जीत कर। देश की संप्रभुता का प्रतीक लाल किला। बताया जाता है कि प्रदर्शनकारियों ने जब लाल किले पर निशान साहिब फहराया, उस वक्त भी जो बोले सोनिहाल का नारा लगाते नजर आए थे। लेकिन जिस लाल किले से शाहजहां से लेकर बहादुर शाह जफर तक 15 बादशाह देश पर हुकूमत चलाते रहे, इसी लाल किले की प्राचीर से 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी ने भारत की जनता को संबोधित किया था। आज़ादी के बाद से अब तक प्रधानमंत्री देश को यहीं से संबोधित करते रहे हैं। 21 तोपों की सलामी के साथ देश की शान तिरंगा फहराते रहे और देश के भविष्य का एजेंडा भी बताते रहे। लेकिन उसी प्राचीर इमारत पर अराजक और उन्मादी भीड़ का कब्जा बहुत ही गंभीर बात है। तो आज हमने लाल किला और इसके इतिहास से लेकर वर्तमान में निशान साहिब फहराए जाने की घटना का विश्लेषण किया। आज के लिए दे इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभात साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभात साक्षी को सब्सक्राइब करें।